आज के एपिसोड में हम करेंगे सेक्शन 11। देखिए सेक्शन 11 मेनली 3 बातें बोलता है। सबसे पहली बात कहता है अ फैक्ट विच इज अदरवाइज नॉट रिलेवेंट। आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले एक बार सेक्शन 11 को अपने बेरेक से पढ़िए और उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उसमें अंडरलाइन कीजिए फैक्ट विच इज अदरवाइज नॉट रिलेवेंट, जस्ट अंडरलाइन दैट, अदरवाइज नॉट रिलेवेंट। और उसके बाद की भी जो प्रोविजन है उसमें उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को प्ले कीजिएगा। चलिए ठीक है। अदरवाइज नॉट रिलेवेंट का मतलब है एक फैक्ट ऐसा है जो 5 से लेके 55 में, 6 से 55 में कहीं भी रिलेवेंट फैक्ट नहीं है। ऐसा फैक्ट सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो सकता है अगर वो सेक्शन 11 में दी गई 2 कंडीशंस को पूरा कर दे। वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं, उनका मतलब क्या है, वो हमें देखना है। पहली कंडीशन है इनकंसिस्टेंट। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से, दूसरे रिलेवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इश्यू से इनकंसिस्टेंट हो। इसका क्या मतलब है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा है हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है और ये किस तरीके से रिलेवेंट है वो हम अभी देखते हैं। तो यहां तक तो शायद टू स्टार्ट विद आई होप दिस इज क्लियर कि सेक्शन 11 वहां पर पिक्चर में आएगा जहां पर एक रिलेवेंट फैक्ट 6 से 55 में कहीं पर भी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर वो सेक्शन 11 में दी गई 2 कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो वो सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए इसकी शुरुआत होती है अदरवाइज नॉट रिलेवेंट, और इसीलिए इसको रेजिड्यूरी सेक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज अ सेक्शन विच इज अदरवाइज नॉट रिलेवेंट विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 11 बट ओनली इफ दी 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं शुरुआत में ही, दोनों कंडीशन साथ फुलफिल होना जरूरी नहीं है, ये और है, इनमें से एक भी हो जाएगी। आइदर इट इज इनकंसिस्टेंट और इट इज हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है। देखिए आप एक चीज देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक रूम है एंड दिस इज क्लोज फ्रॉम इनसाइड, और इसके अंदर एक लाश पड़ी है। ये लाश है मिस्टर बी की और इसके अंदर मिस्टर ए पाए जाते हैं। अब जब प्रोसिक्यूशन ने पहले ये बात प्रूव कर दी कि साहब अंदर कमरे के अंदर, कमरा अंदर से बंद था, लॉक फ्रॉम इनसाइड, एंड कमरे के अंदर मिस्टर ए मिलते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि ए मस्ट हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ बी। अब यहां पर मान लीजिए ए प्रूव कर देते हैं कि वो पैरालाइज्ड है। ए प्रूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट या किसी तरीके से कि वो पैरालाइज्ड है। अब आप सोचिए, अगर वो पैरालाइज्ड हैं तो वो बी की डेथ कॉज नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास 2 फैक्ट आ गए हैं। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि उन्होंने डेथ कॉज की है, जबकि बी ने प्रूव कर दिया है कि वो पैरालाइज्ड है। अब ये दोनों चीज इनकंसिस्टेंट हो गई, या तो वो पैरालाइज्ड है, और अगर वो पैरालाइज्ड है तो वो डेथ कॉज नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने डेथ कॉज की है तो वो पैरालाइज नहीं हो सकते। दोनों फैक्ट्स एक साथ नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैरालाइज्ड भी हैं और उन्होंने वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं। अगर वो पैरालाइज्ड हैं तो इसका मतलब वो डेथ कॉज नहीं कर सकते, और अगर वो डेथ कॉज की है तो वो पैरालाइज नहीं हो सकते। तो यहां पर जो पैरालिसिस का जो प्रूफ है वो इस फैक्ट से इनकंसिस्टेंट है। तो अगर बी ये प्रूव कर देता है कि साहब मैं तो पैरालाइज्ड था, तो उन्होंने इनकंसिस्टेंसी दिखा दी। इनकंसिस्टेंसी जैसे ही दिखा दी तो उनके फेवर में ये बात जा सकती है। तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए ए के ऊपर आरोप है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया है, लिखकर डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया है अपनी राइटिंग में। ठीक है, वहीं पर ए प्रूव कर देते हैं कि साहब मैं तो इलिटरेट हूं, मैं ना तो पढ़ सकता हूं और ना ही मैं लिख सकता हूं, आई कैन नॉट राइट। अब जैसे ही ये इन्होंने प्रूव कर दिया है कि कैन नॉट राइट, तो इन दोनों फैक्ट्स में इनकंसिस्टेंसी आ गई ना। किस किस फैक्ट में?
एक तो ये कि उन्होंने लिखकर राइटिंग करके एक डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया है, और दूसरा क्या कि ही इज इलिटरेट। अब या तो वो इलिटरेट है, अगर वो इलिटरेट है तो वो फॉर्ज नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने फॉर्ज किया है तो वो इलिटरेट नहीं हो सकते। तो यहां पर जो उनकी इलिटरेसी है वो इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो गई, फैक्ट इन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट से, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। इसका तीसरा एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए ए के ऊपर अक्यूजेशन है कि उन्होंने बी की डेथ कॉज की है। ए के ऊपर एक्यूजेशन है कि उन्होंने बी की डेथ कॉज की है। अब ए ये कहता है कि भैया आई कैन प्रूव दैट बी हैज कमिटेड सुसाइड। अब जैसे ही ए ये प्रूव कर देते हैं कि बी ने सुसाइड कमिट किया था, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। कैसे हो गया इनकंसिस्टेंट? देखिए हमारे पास दो फैक्ट्स आ गए, एक ये कि ए कॉज्ड डेथ ऑफ बी, और दूसरा क्या आ गया कि ही कमिटेड सुसाइड। अब अगर उसने सुसाइड की है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ए ने डेथ कॉज की, और अगर ए ने डेथ कॉज की तो ये नहीं हो सकता कि सुसाइड की है। तो बोथ दीज फैक्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। इनकंसिस्टेंसी का क्या सीन होता है कि ये दोनों फैक्ट्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने जो पहला एग्जाम्पल किया था जिसमें वो कमरे में पाए जाते हैं और वो पैरालिसिस होता है, तो वो दोनों फैक्ट्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या तो ये फैक्ट झूठा है या ये फैक्ट झूठा है, या फिर ये फैक्ट गलत है या फिर ये फैक्ट गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये फैक्ट भी ठीक है और ये फैक्ट भी ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि पैरालिसिस है, अगर पैरालिसिस है तो भाई तुम मार नहीं सकते, और अगर तुमने मारा तो तुम्हें पैरालिसिस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें पैरालिसिस भी है और तुमने मार भी दिया। तो दोनों फैक्ट्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका ये इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है दैट बोथ द फैक्ट्स विल नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। टुगेदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, और यहां पर हमारा इनकंसिस्टेंसी का फंडा क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं अगले जो हमने कहा था कि हाईली प्रोबेबल और प्रोबेबल पे। देखिए जब हम इनकंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी होता है 100%, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। अगर वो पैरालाइज्ड है तो वो डेथ कॉज नहीं कर सकता, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, कोई एम्बिग्विटी ही नहीं है, ठीक है। और अगर उसने डेथ कॉज की तो वो पैरालिसिस नहीं हो सकता। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि 100% वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर आप प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, एक तरीके से पॉसिबिलिटी। तो अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो ये चीज और आपको बेहतर क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए जो पैरालिसिस वाला एग्जांपल था जिसमें हम कह रहे थे कि एक व्यक्ति को पैरालिसिस है, उस केस में आप एक चीज सोचिए कि डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि पैरालिसिस तो है लेकिन ही कैन रेज हिज हैंड। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि कैन ही पिक अप द पिस्टल? क्या वो बंदूक उठा सकता है? क्या उसके हाथ में इतनी पावर है कि वो बंदूक उठा के शूट कर सकता है? आंसर इज नो। अब देखिए वो कह रहा है कि हाथ उठा सकता है लेकिन बंदूक नहीं उठा सकता। अब इनकंसिस्टेंसी तो कम से कम खत्म हो गई ना। इनकंसिस्टेंसी कब होती? इनकंसिस्टेंसी में मैंने कहा कि 100% आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट साथ नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे पैरालिसिस और डेथ, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं कि ये मूव तो कर सकता है, ही कैन मूव हिज हैंड, अब जैसे ही मैंने कहा ही कैन मूव हिज हैंड तो इसका मतलब डेथ कॉज कर सकता है। लेकिन वहीं पर क्या कह दिया गया? मूव तो कर सकता है लेकिन पिस्टल नहीं पकड़ सकता है, उठा सकता। हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो पिस्टल उठा सके और शूट कर सके। अब देखिए चांस है, इनकंसिस्टेंसी में क्या था कि चांस ही नहीं है। पैरालिसिस है तो वो कर ही नहीं सकता, लेकिन हाथ उठा सकता है लेकिन पिस्टल नहीं उठा सकता। इसमें क्या कह रहा है? चांस है कि 95% उसने काम नहीं किया है, लेकिन 5% की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जहां पर प्रोबेबिलिटी का खेल आ जाएगा वहां पर पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें वो कह रहा है कि एक ऐसा फैक्ट जो किसी फैक्ट को या तो हाईली प्रोबेबल बना रहा है या हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है। जबकि इनकंसिस्टेंसी में क्या था? वो कंप्लीटली एग्जिस्टिंग टुगेदर होने की पॉसिबिलिटी को जीरो बना दे रहा था।
0% चांस, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पॉसिबिलिटी है, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए एमडीयू रोहतक में लॉ फैकल्टी में क्लास चल रही है और एक मिस्टर ए हैं, ये 10 बजे क्लासरूम में है। वहीं पर इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने 9 बजे पंजाबी बाग में मर्डर किया है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास दो फैक्ट हैं। पहला फैक्ट क्या है कि उन्होंने 9 बजे मर्डर किया है, और दूसरा फैक्ट क्या है कि वो 10 बजे क्लास में है। कहां पर? रोहतक में। और ये कहां पर है? पंजाबी बाग में। तो कैसा हो सकता है कि वो 9 बजे पंजाबी बाग में और 10 बजे रोहतक में? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना भैया। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। मान लीजिए रोहतक, पंजाबी बाग से रोहतक का जो डिफरेंस है वो 1.5 घंटे का है। मान लीजिए आपको 1.5 घंटा लगता है पंजाबी बाग से रोहतक पहुंचने में। तो सवाल उठता है कि क्या 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, अगर वहां पर उस दिन ट्रैफिक नहीं है मान लीजिए, या वो जो ड्राइवर है वो बहुत तेज गाड़ी चला सकता है, इज अ वेरी एक्सपर्ट ड्राइवर। तो ऐसी स्थिति में 1 घंटे में भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये जो देखिए, मान लीजिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 10 बजे देखा गया है क्लासरूम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो मैंने कहा, 9 बजे से पहले, चलिए किसको करते हैं, 8:30 बजे उसने मर्डर किया है। कहां पर? पंजाबी बाग में। दूसरी पॉसिबिलिटी, उसने 9 बजे मर्डर किया है। कहां पर? पंजाबी बाग में। और तीसरी पॉसिबिलिटी आती है कि उसने 9:30 बजे मर्डर किया है। कहां पर? पंजाबी बाग में। अब इन तीनों एग्जाम्पल से आपको इनकंसिस्टेंसी और प्रोबेबिलिटी का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर ये वाली सिचुएशन है तो इसमें तो 1.5 घंटे का टाइम इंटरवल हो गया ना। तो 1.5 घंटे में तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उसने जैसे ही मर्डर किया 1.5 घंटे में वो रोहतक पहुंच गया और जाके क्लास में बैठ गया। तो यहां पर तो ना कोई इनकंसिस्टेंसी है, ना कोई इम्प्रॉबेबिलिटी है, ना प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में सिर्फ 1 घंटा है, तो यहां पर चांसेस हैं। तो चांसेस है तो किस में जाएगा? ये जाएगा प्रोबेबिलिटी के केस में, हाईली इम्प्रॉबेबल या प्रोबेबल। लेकिन वहीं पर अगर आप इस केस की बात करें, 9:30 से 10 बजे, तो यहां पर कितना है? सिर्फ 30 मिनट्स आपको मिले। तो 30 मिनट्स में क्या है? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता, चाहे ट्रैफिक हो चाहे ना हो, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस ड्राइवर हो। लेकिन पंजाबी बाग से रोहतक वो 30 मिनट में नहीं पहुंच सकता। अब अगर वो 30 मिनट में नहीं पहुंच सकता, मतलब बिल्कुल 0% चांस है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ये दोनों फैक्ट इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। कौन से फैक्ट? कि वो या तो रोहतक में है या वो पंजाबी बाग में। अगर वो रोहतक में 10 बजे है तो वो 9:30 बजे पंजाबी बाग में नहीं हो सकता। अगर वो रोहतक में, ये प्रूव हो जाता है कि वो रोहतक में 10 बजे था, तो वो 9:30 बजे पंजाबी बाग में नहीं हो सकता। और अगर वो 9:30 बजे पंजाबी बाग में, तो 10 बजे रोहतक में नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो फैक्ट हैं वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यहां पर इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि यहां पर टाइम इंटरवल 1 घंटे का था, हम मानते हैं कि अगर वो 10 बजे रोहतक में है तो 9 बजे वो पंजाबी बाग नहीं हो सकता। चांसेस हैं, लेकिन इस बात के भी चांसेस हैं कि उस दिन ट्रैफिक नहीं था और उस दिन ही इज अ वेरी ग्रेट ड्राइवर और वो 1 घंटे में पहुंच गया। तो यहां पर क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अगर कोई भी फैक्ट कहीं और रिलेवेंट नहीं है, जो हमने बात की सेक्शन 11 की, अगर कोई फैक्ट इफ अदरवाइज नॉट रिलेवेंट, इट कैन बी अ रिलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 11 इफ द 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द फैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, और
द फैक्ट इज the fact makes the fact in issue or fact in issue or relevant fact existence or non-existence highly improbable or probable. Probable or improbable. So I hope this difference is also clear between inconsistency and probability. ठीक है, अब हम देखिए हमने दोनों में एक एग्जाम्पल किया। अब हम समझते हैं कि हमने एग्जाम्पल किया कि वो उस जगह पर नहीं था। जैसे इनकंसिस्टेंट में हमने क्या बोला कि 10 बजे वो रोहतक में है और 9:30 बजे वो पंजाबी बाग में है, ठीक है। और हाईली इम्प्रॉबेबल में हम क्या कह रहे थे कि 10 बजे वो रोहतक में है और 9 बजे वो पंजाबी बाग में है। तो हम एक ऐसे डिफेंस प्ली की बात कर रहे हैं जिसमें वो उस जगह पर है ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक अक्यूज डिफेंस दे रहा है कोर्ट में। क्या डिफेंस दे रहा है? कि साहब जिस समय ये ऑफेंस हुआ है उस समय मैं वहां पर नहीं था। आई वॉज प्रेजेंट, ऑफेंस हुआ है यहां पर और आई वॉज प्रेजेंट हियर। इसको प्ली ऑफ एलिबाई बोलते हैं कि मैं मौका वारदात पर था ही नहीं, मैं कहीं और था। मर्डर हुआ है रोहतक में और मैं नागपुर में था उस समय, ठीक है। या फिर वो ये प्रूव करे कि जहां पर मर्डर हुआ है मैं उससे इतना दूर था कि वहां पर पहुंचना मर्डर के समय पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं और ये सेक्शन 11 में आता है। तो सेक्शन 11 में बेसिकली 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा वो ये पूछ सकते हैं कि रेजिडुअरी सेक्शन किसको बोलते हैं, तो सेक्शन 11 को रेजिडुअरी सेक्शन बोलते हैं। और दूसरा जो इसमें बार बार पूछा जाता है वो ये है कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या है। वो मैंने बता दिया कि जब एक अक्यूज्ड ये कहे, ये कोर्ट को प्रूव करना चाहे कि जो ऑफेंस की प्लेस है मैं उस ऑफेंस की प्लेस पर प्रेजेंट नहीं था, मैं किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट था। तो अगर मैं किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट हूं तो मैं ऑफेंस की जगह पे प्रेजेंट कैसे हो सकता हूं? तो ये दोनों फैक्ट इनकंसिस्टेंट हो गए। या फिर वो ये प्रूव करे कि मैं जिस जगह पे मौजूद था उस जगह पर मौजूद होकर ये प्रोबेबली नहीं है कि मैं मौका वारदात पर भी मौजूद हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 10 बजे वो रोहतक पहुंच गया और 9 बजे वो पंजाबी बाग था, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का यहां पर खेल आ जाता है। इसमें एक लास्ट बात जो आती है वो आती है कि कोर्ट का क्या एटीट्यूड रहेगा प्ली ऑफ एलिबाई को लेकर। क्या कोर्ट इसको बहुत नहीं सीरियसली तो ऑब्वियसली कंसिडर करेगा, लेकिन कोर्ट जनरली इसको तवज्जो देता है या नहीं देता उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोर्ट जब भी प्ली ऑफ एलिबाई होगी तो कोर्ट उसे सस्पिशन से देखेगा। मान लीजिए कोई अक्यूज्ड ये कहता है कि साहब मैं तो वहां पर उपलब्ध नहीं था, मैं वहां पर नहीं था, मैं तो दूसरी जगह पर था उस समय, तो कोर्ट उसे बहुत सस्पिशन से देखेगा कि नहीं, मतलब यू नीड टू प्रूव दिस कि हाँ तुम वहां पर नहीं थे। और खासकर जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अक्यूज के अगेंस्ट हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अगर अक्यूज के अगेंस्ट हैं तो फिर तो बिल्कुल भी उसे सस्पिशन से देखेगा कोर्ट कि यार जब तुम सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तुम्हारे अगेंस्ट हैं तो इसका मतलब तुम ही ने काम किया है और इसलिए प्ली ऑफ एलिबाई को इतनी आसानी से कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहां पर कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा, जो 165 में जो उसकी पावर्स है सवाल पूछने की, या सेक्शन 311 सीआरपीसी में जो पावर्स हैं, 313 सीआरपीसी में जो पावर्स हैं क्वेश्चन करने की, इन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि सच्चाई आखिरी में क्या है। जहां तक बर्डन ऑफ प्रूफ का सवाल है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अक्यूज पे रहेगा कि वो प्रूव करे कि हाँ मैं उस जगह पर नहीं था या कोई और इनकंसिस्टेंसी वो प्रूव करे। यहीं पर एक छोटी सी बात और आती है, अगर वो अपने बर्डन को अच्छे से कर देता है, मतलब इफ द अक्यूज्ड इज एबल टू प्रूव कि नहीं मैं वहां पर था ही नहीं, तो ऐसे में उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है और एंड ही कैन बी एक्विटेड। और अगर उसकी जो वो तर्क दे रहा है कि मैं वहां पर नहीं था, इफ इज नॉट एबल टू प्रूव दैट, तो कोर्ट विल रिजेक्ट द प्ली ऑफ एलिबाई एंड ही कैन बी कन्विक्टेड। शायद मैंने आपको ये बोल दिया कि ही कैन बी कन्विक्टेड इफ ही इज एबल टू प्रूव द बेनिफिट ऑफ डाउट, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर अगर वो बर्डन ऑफ प्रूफ कर देता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर वो प्रूव कर देता है कि मैं उस जगह पे था ही नहीं, तो ऐसे में अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा और उसे एक्विट कर दिया जाएगा। कन्विक्ट नहीं, उसे एक्विट कर दिया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? जब वो ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि साहब मैं उस जगह पर नहीं था। ऐसी स्थिति में
वो बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिलेगा और उसे एक्विट कर दिया जाएगा। इसके सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है दूधनाथ पांडे का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एंड दैट आई हैव शेयर्ड इन दी नोट्स, तो वो आप नोट से देख सकते हैं। बाकी उसमें बात यही बताई गई थी जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट का क्या एटीट्यूड इन मामलों में रहेगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में ज्यादा, सॉरी नॉट सेक्शन 10, सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ज्यादा कुछ नहीं था। सेक्शन 11 में बेसिकली 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊं, पहली ये कि एक फैक्ट जो कहीं और रिलेवेंट नहीं है वो सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो सकता है अगर वो किसी भी एक कंडीशन को पूरा करते हैं, जो दोनों कंडीशंस में से एक को, या तो वो इनकंसिस्टेंट हो या फिर वो किसी दूसरे फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाए। तो हमने अलग अलग एग्जांपल्स भी देखे और हमने ये डिस्कस किया कि कोर्ट का क्या एटीट्यूड रहता है। एंड दिस इज ऑल फॉर सेक्शन 11 एंड विल start section 9 in the next episode. Thank you.